सो हे एवरीवन, आज हम करेंगे कंप्लीट ईडियम्स का मैराथन DSSP-PRT 2026 के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो देखो, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है। आप पहले इससे अंदाजा लगाओ कि कभी हॉट हो रहा है कभी कोल्ड हो रहा है, मतलब बदल रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसकी मीनिंग है टू चेंज वंस मूड और ओपिनियन फ्रिक्वेंटली, मतलब अपना मूड या अपना ओपिनियन को बार बार बदलना। इस इडियम का मतलब होता है, यानी कि बिलो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है अपने मूड को या अपने ओपिनियन को बार बार बदलते रहना। इसके एक्सप्लेनेशन: ए पर्सन हु कीप चेंजिंग डिसीजंस और एटीट्यूड्स, कोई ऐसा पर्सन जो अपने डिसीजंस और एटीट्यूड्स को बार बार बदलता रहता है। एग्जाम्पल: ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट ज्वाइनिंग द जॉब, मतलब वो जॉब को ज्वाइन करने के बारे में अब उसके जो डिसीजन है, उसके जो ओपिनियंस है, उनको बार बार बदलता रहता है। आप बस एक वर्ड से याद रखो, बिलो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है चेंजिंग ओपिनियंस रिपीटेडली, यानी मूड और ओपिनियन को बार बार चेंज करना। ब्रेक वंस डक, इसकी मीनिंग टू अचीव फर्स्ट सक्सेस आफ्टर प्रीवियस फेलियर्स। तो देखो, ब्रेक वंस डक का मतलब आप ऐसे समझो कि बहुत बार उसको किसी को फेलियर मिली है, फिर उसके बाद उसको पहला सक्सेस मिलता है। तो ब्रेक वंस डक का मतलब होता है टू अचीव फर्स्ट सक्सेस आफ्टर प्रीवियस फेलियर्स, गेटिंग सक्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। तो मतलब बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद पहला सक्सेस मिलता है, उसको बोलते हैं ब्रेक वंस डक। द प्लेयर फाइनली ब्रोक हिज डक बाय स्कोरिंग अ गोल। तो आप इसको बस कीवर्ड से याद रखो कि ब्रेक वंस डक का मतलब होता है जो पहली सक्सेस मिली होती है, यानी फर्स्ट सक्सेस। देन बरी द हैच, बरी द हैचेट का मतलब होता है पीस बनाना, या जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी लड़ाई वगैरह है, जो लड़ाई की जड़ है उसको दूर कर देना। टू रिकनसाइल आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी दोबारा से दोस्ती कर लेना किसी लड़ाई झगड़े के बाद। टू एंड अ क्वारल एंड बिकम फ्रेंडली अगेन। तो बरी दाचे, बरी का मतलब भी होता है किसी चीज को जलाना। तो हम इसको ऐसे याद रखना कि जो झगड़े का कारण था उसको जला दिया और अब फिर से दोस्ती हो गई है। दे बरीड द हैचेड आफ्टर ईयर्स ऑफ डिसएग्रीमेंट। देन बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मार्जिन। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है बहुत कम मार्जिन से। बेरली सक्सीडिंग और स्केपिंग फेलियर, मतलब बहुत मुश्किल से सक्सीड होना ही, बहुत मुश्किल से सक्सीड होना। ही पास्ड द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। देन केम ऑफ एज टू रिच एडल्टहुड लीगली और सोशली। केम ऑफ एज का मतलब है एडल्टहुड में पहुंच जाना, और लीगली भी और सोशली भी, यानी कि मैच्योर बन जाना या ऑफिशियली एक एडल्ट बन जाना। एग्जाम्पल: सी केम ऑफ एज लास्ट ईयर, मतलब वो लास्ट टाइम ही एडल्ट बनी, यानी मैच्योर हुई है। तो केम ऑफ एज का आप सिंपल सा याद रखें, रिच्ड एडल्टहुड। कैरी कोल्स टू न्यू कासल, मीनिंग टू प्रोवाइड समथिंग वेयर इट इज ऑलरेडी अबंडेंट, यानी कैरी कोल्स टू न्यू कासल। आप ऐसा इसको समझो कि मान लो आप कोई घर बनवा रहे हो और वहाँ पे बहुत छोटा सा सामान लेके जा रहे हो। तो इसका मतलब ये कि जहाँ पे कोई चीज़ बहुत मात्रा में अवेलेबल है, यानी बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप दोबारा उस चीज़ को लेके जा रहे हो। तो डूइंग समथिंग अननेसेसरी और पॉइंटलेस, तो कोई भी अननेसेसरी चीज को करना उसको बोलते हैं कैरी कोल्स टू न्यू कासल। सेंडिंग वाटर टू अ रिवर सिटी इज लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कासल, मतलब कोई रिवर है, अगर उसके लिए आप रिवर के लिए थोड़ा सा पानी लेके जा रहे हो, तो वही बात होगी कि कैरी कोल्स टू न्यू कासल, मतलब वहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कैरी कोल्स टू न्यू कासल का एक और ये भी मतलब होता है कि अननेसेसरी एफर्ट। चैप्टर एंड वर्स, देखो चैप्टर एंड वर्स ये बहुत कॉमन है और कई बार आता भी है। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल विद प्रेसाइज रेफरेंस एंड डिटेल, गिविंग फुल प्रूफ और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। किसी भी चीज की, किसी भी चीज का पूरा फुल प्रूफ या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने को बोलते हैं चैप्टर एंड वर्स, यानी कि चैप्टर और वर्स जो भी है सबको इंक्लूड करके। ही एक्सप्लेन द रूल्स चैप्टर एंड वर्स, उसने रूल्स के बारे में हर चीज बताई, यानी कंप्लीट डिटेल दी। Then coals of fire upon his head to shame an enemy through kindness, treating someone kindly even when they behave badly। तो कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड का मतलब होता है कि अगर कोई रूड बिहेव कर रहा है फिर भी हम उससे काइंडनेस के साथ उसको ट्रीट करते हैं, तो उसका मतलब होता है कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड। सी रिटर्न काइंडनेस इंस्टेड ऑफ रिवेंज, हीपिंग कोल्स ऑफ फायर अपॉन हर हेड, शेम थ्रू काइंडनेस। कुक समवंस गूज, मीनिंग टू ruin someone's plan or prospects,
यानी कि कुक समवन्स गूज का मतलब होता है किसी के प्लान को खराब कर देना, बर्बाद कर देना। हिज मिस्टेक कुकड हिज गूज इन द कंपटीशन, उसकी गलती ने उसको कंपटीशन से बाहर निकाल दिया या फिर फेलियर दिलवा दी। रूइंस प्लान्स मतलब जो प्लान्स बनाए होते हैं उसको बर्बाद कर देना। देन करिंग फेवर, सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी। करिंग फेवर का मतलब है कि अप्रूवल लेना फ्लैटरी यानी चापलूसी करके। ट्राइंग टू प्लीज समवन फॉर पर्सनल बेनिफिट, किसी को प्लीज करना खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए, इसका मतलब होता है करिंग फेवर। ही वॉज करिंग फेवर विद द बॉस, यानी वो बॉस के साथ चापलूसी कर रहा था उसके अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए। और इसका आप कीवर्ड याद रखो, फ्लैटरिंग फॉर बेनिफिट। कट मी डेड, टू डेलिबरेटली इग्नोर समवन। डेलिबरेटली का मतलब होता है कोई भी चीज इंटेंशनल करना, तो कट मी डेड का मतलब होता है किसी को जानबूझ के इग्नोर करना और प्रेटेंड करना है कि जैसे आपने कुछ देखा ही ना हो। शी कट मी डेड एट द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में इग्नोर कर दिया। इग्नोर डेलिबरेटली। देन कर द गॉर्डियन नॉट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व करना वो कहलाता है कट द गॉर्डियन नॉट। फाइंडिंग अ क्विक एंड बोल्ड सॉल्यूशन टू अ डिफिकल्ट इशू, द लीडर कट द गॉर्डियन नॉट विद अ क्लियर डिसीजन। तो कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब आप सिर्फ इतना याद रखो कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व करना। देन ईट क्रो, अब कोई आदमी क्रो तो खा नहीं सकता है ना, कौवे को नहीं खा सकता। तो ईट क्रो का मतलब है टू एडमिट वंस मिस्टेक एंड फेस ह्यूमिलिएशन, मतलब खुद की गलती को एक्सेप्ट कर लेना, तो उसका मतलब होता है ईट करो। एक्सेप्टिंग फॉल्ट आफ्टर बीइंग प्रूवन रॉन्ग, ही हैड टू ईट क्रो आफ्टर हिज प्रेडिक्शन फेल्ड, इसका मतलब होता है एडमिट मिस्टेक। ईट हम्बल पाए, ईट हम्बल पाए का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट और इंसल्ट ग्रेसफुली, यानी खुद की हार को एक्सेप्ट कर लेना। एडमिटिंग रॉन्ग डूइंग इन अ हम्बल वे, यानी जैसे मान लो आपने कुछ गलत किया हो और आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो हम्बली कि हाँ मैंने गलत किया है, तो उसको बोलते हैं ईट हम्बल पाए। ही एट हम्बल पाए आफ्टर लूजिंग द आर्ग्यूमेंट, एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन। फिडल वाइल रोम बर्न्स, टू वेस्ट टाइम ड्यूरिंग अ क्राइसिस। फिडल वाइल रोम बर्न्स का मतलब होता है कोई क्राइसिस आया है यानी कोई आपदा आ गई है तो उस दौरान टाइम वेस्ट करना, उसको बोलते हैं फिडल वाइल रोम बर्न्स। इग्नोरिंग सीरियस प्रॉब्लम्स एंड डूइंग अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, इसका मतलब ये भी होता है कि जो सीरियस प्रॉब्लम है उनको तो आप इग्नोर कर रहे हो और जो अनइम्पोर्टेंट चीज है उनको आप कर रहे हो। द एडमिनिस्ट्रेशन फिडल्ड वाइल रोम बर्न, यानी इसका सिंपल आप कीवर्ड याद रखो, इग्नोर क्राइसिस, क्राइसिस को इग्नोर करना, फिडल वाइल रोम बर्न्स। फ्लैश इन द पैन, सडन सक्सेस दैट डजंट लास्ट लॉन्ग। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश का मतलब होता है चमक, और तो जैसे फ्लैश इन द पैन होता है एक छोटी सी चमक होती है, तो इस इडियम का मतलब होता है कोई सडन सक्सेस मिल जाना जो कि ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती। शॉर्ट टर्म अचीवमेंट विदाउट लॉन्ग टर्म रिजल्ट, यानी शॉर्ट टर्म अचीवमेंट मिलती है लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बिना। हिज अर्ली फेम प्रूव्ड टू बी अ फ्लैश इन द पैन, टेम्पररी सक्सेस। आप बस इतना याद रखो कि फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है टेम्पररी सक्सेस। देन फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू लूज टेम्पर सडनली। आप इसको ऐसे याद रखो कि मान लो आप कार चला रहे हो और फिर कार चला रहे हो तो आपका जो हाथ है वो अचानक से हैंडल से अलग हट गया, तो आपको गुस्सा आ जाएगा है ना। तो लूज टेम्पर सडनली यानी बहुत जल्दी गुस्सा कर लेना। ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल ओवर स्मॉल इश्यूज, वो छोटी छोटी इश्यूज के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब सडन एंगर। देन गॉल एंड वर्मवुड, डीप बिटरनेस और रिजेंटमेंट, यानी बहुत ज्यादा एंगर और हेटरेड की फीलिंग लाना, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत वाली फीलिंग। ही स्पोक विद गॉल एंड वर्मवुड, डीप रिजेंटमेंट। देखो आपको क्या करना है, ये आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा तभी आपको याद रहेगा। और आप ना कमेंट में जितने भी ईडियम्स हैं कोशिश करना आप रोज रोज 10-10 ईडियम के साथ अपना खुद से एग्जाम्पल बनाओ, तभी आपको ये याद होंगे। देन गो फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है टू बी सोल्ड वेरी चीपली, समथिंग सोल्ड एट अ वेरी लो प्राइस। कोई भी चीज बहुत लो प्राइस पे बिक जाना उसको बोलते हैं गो फॉर ए सॉन्ग। द हाउस वेंट फॉर अ सॉन्ग, यानी जो हाउस था उसको बहुत कम कीमत पे बेच दिया गया, यानी चीपली बेच दिया गया। तो गो फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है सोल्ड चीपली। देन हैंड एंड ग्लोव, अब यहाँ पे ऐसा समझो कि जो हमारे हाथ हैं और हम ग्लोव को हाथ में ही पहनते हैं तो बहुत क्लोज होते हैं है ना, हैंड और ग्लोव दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो मीन इसका हैंड एंड ग्लोव का मतलब होता है वेरी क्लोजली एसोसिएटेड, टू पीपल वर्किंग टुगेदर क्लोजली।
एग्जाम्पल द पार्टनर्स वर्कड हैंड एंड ग्लोव, यानी जो पार्टनर्स थे उन्होंने बहुत क्लोजली रह के काम किया, तो हैंड एंड ग्लोव का मतलब क्लोजली कनेक्टेड। देन हैंग फायर मीनिंग टू डिले एक्शन और डिसीजन, हैंग फायर का मतलब होता है एक्शन और डिसीजन को डिले करना। पोस्टपोनिंग और वेटिंग बिफोर एक्टिंग, पोस्टपोन करना भी होता है। द कंपनी डिसाइडेड टू हैंग फायर ऑन इन्वेस्टमेंट, और हैंग फायर को आप कीवर्ड में याद रखो, डिले एक्शन। harp on the same string, to repeat the same idea continuously, talking about one topic again and again without change। harp on same string का मतलब होता है एक ही आइडिया को बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। एग्जाम्पल, ही कीप्स हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग अबाउट डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन के बारे में बस बार बार उसी के बारे में बात करता रहता है। तो रिपीट एंडलेसली मतलब रिपीट करते रहना। हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना। Hobson's choice, having only one option available, a situation where there is no real choice। तो हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी रियल चॉइस नहीं होती। एग्जाम्पल, एक्सेप्टिंग द ऑफर वॉज अ हॉब्सन चॉइस, यानी कि कोई और ऑप्शन ही नहीं था ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा। तो हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता, यानी जो है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Has two strings to his bow, to have an additional skin or option having backup abilities or alternatives। She has two strings to her bow as a teacher and a writer। Has two string to his bow का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन रहना या कोई भी एडिशनल स्किल रहना, यानी एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास रहना। जैसे वो टीचर तो है ही है, उसके साथ साथ वो एक राइटर भी है, तो उसकी स्ट्रिंग में उसके पास दो दो एक्स्ट्रा ऑप्शन है। देन इन द बर्ड, इन द अर्ली और डेवलपिंग स्टेज, तो बर्ड जो होता है वो कली होती है, तो कली होती है शुरू शुरू की स्टेज में आती है ना फ्लावर में जो कली होती है। तो इन द बर्ड का मतलब होता है इन द अर्ली और डेवलपिंग स्टेज, समथिंग जस्ट बिगिनिंग टू ग्रो और डेवलप। एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम वॉज स्टॉप्ड इन द बर्ड, तो इन द बर्ड का आप बस सिंपल याद रखो अर्ली स्टेज। In the doldrums, in a state of depression or inactivity, feeling low or lacking progress, the business is in the doldrums। doldrums का मतलब होता है डिप्रेशन में रहना, एंजाइटी वगैरह में रहना या फिर लेजी रहना। तो doldrums का मतलब होता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। देन जंप द सार्क, टू रिच पीक सक्सेस एंड देन बिगिन टू डिक्लाइन। तो जंप द सार्क का मतलब आप ऐसे समझो कि कहीं आप किसी एडवेंचर पार्क में गए हो और आपने वहाँ पे सार्क देखी, आप चढ़ोगे तो उस पर नहीं, पर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, तो आप वहाँ गए, आप सार्क पे चढ़े, तो शुरू शुरू में तो आप चढ़ गए, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस हो गई। पर मान लो अब सार्क पे चढ़ना कोई इजी काम तो है नहीं, चढ़ गए तो वो आपको खाई जाएगी जहां तक है, यानी मतलब आपको ही नुकसान होगा। तो शुरू शुरू में तो आपको बहुत सक्सेस मिली कि आपने वो चढ़ गए उसके ऊपर, फिर उसके बाद आप अगर उसने आपको खा लिया तो आपका डिक्लाइन हो जाएगा। तो जंप द सार्क का मतलब होता है पीक सक्सेस पर जाने के बाद अचानक से डिक्लाइन होना, यानी व्हेन क्वालिटी और पॉपुलैरिटी स्टार्ट्स फेलिंग आफ्टर सक्सेस। द शो जंप्ड द सार्क आफ्टर सीजन 5। आप ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो कि शुरू शुरू में कोई सीरीज आई थी, वो शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, पर उसके 5 सीजन आ गए तो 5 सीजन के बाद वो धीरे धीरे कम फेमस होने लगी। तो जंप द सार्क का मतलब होता है स्टार्ट डिक्लाइनिंग। Keep at bay, to keep away or under control, preventing something dangerous from approaching। Example, medicines kept the illness at bay। तो keep at bay का मतलब होता है किसी चीज को अंडर कंट्रोल में रखना। जैसे मान लो आप बीमार पड़ गए, सॉरी बीमार नहीं, कि जैसे आप मेडिसिन खाते हो, दवाई वगैरह या फ्रूट वगैरह खाते हो, तो आपकी जो बीमारी है उसको दूर रखती है। तो इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है मेडिसिन केप्ट द इलनेस एट बे। कीप्स अ गुड टेबल, अब यहाँ पे आप सपोज करो कि आप खाना खा रहे हो और जो टेबल उसको आप अच्छे से रखते हो साफ सफाई के साथ, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी सर्व्स जेनरस एंड हाई क्वालिटी मील्स, ए पर्सन नोन फॉर गुड हॉस्पिटैलिटी एंड फूड। एक ऐसा इंसान जो अच्छी हॉस्पिटैलिटी और फूड के लिए जाना जाते हो। एग्जाम्पल, दे कीप अ गुड टेबल फॉर गेस्ट, वो जब उनके मेहमान आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की मील्स वगैरह देते हैं, यानी खाना वगैरह देते हैं और अच्छे से खातिर वगैरह करते हैं जेनरस होकर, जेनरोसिटी के साथ। तो कीप्स अ गुड टेबल का मतलब गुड हॉस्पिटैलिटी। देन किक्ड अप अरो, रिएक्टेड एग्रेसिवली और क्रिएटेड अ डिस्टरबेंस। किक्ड अप अरो, आप सिंपल इतना याद रखो कि अगर आप लात मारोगे तो आप
क्लास में आप पढ़ रहे हो और क्लास में आप बेंच पे लात मार रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। कॉजिंग अ लाउड आर्ग्यूमेंट और सीन, ही किक्ड अप अ रो ओवर द डिसीजन, क्रिएट डिस्टर्बेंस। तो किक्ड अप अ रो का मतलब होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। नो विच वे द वाइंड ब्लोज, नो विच वे द वाइंड ब्लोज का मतलब है आपको पता है कि हवा किस तरफ बहेगी। तो टू अंडरस्टैंड हाउ सिचुएशन और ओपिनियंस आर डेवलपिंग, तो अगर आपको ये पता है कि हवा किस तरफ बहेगी तो आप अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, तो आपको ये पता ही होगा कि सिचुएशन कैसी होगी और ओपिनियंस कैसे फॉर्म होंगे। तो रिकॉग्नाइजिंग ट्रेंड्स और फ्यूचर डायरेक्शन, ए गुड लीडर नोज विच वे द वाइंड ब्लोज। तो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, मतलब अभी क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। मैड एज अ हैटर, कंप्लीटली इंसेन और इसेंट्रिक। मैड एज अ हैटर का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना या पूरी तरह पागल हो जाना। बिहेविंग इन अ वेरी स्ट्रेंज और क्रेजी मैनर, पीपल थॉट द इन्वेंटर वॉज मैड एज अ हैटर, यानी कंप्लीटली क्रेजी। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट टू एडमिट समथिंग ऑनेस्टली, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब होता है कोई भी चीज, किसी भी चीज को ऑनेस्टली एडमिट कर लेना। कन्फेसिंग ट्रूथ ओपनली विदाउट हाइडिंग एनीथिंग, यानी कि जो सच है उसको कन्फेस करना बिना कुछ छुपाए। ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को ओपनली विद ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट कर लिया। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब होता है ऑनेस्ट कन्फेशन। मेक नो बोन्स अबाउट इट, मेक नो बोन्स अबाउट इट का मतलब है तो कोई भी हेरा फेरी नहीं करना, सीधा बात पे आना। तो स्पीक डायरेक्टली एंड ऑनेस्टली, डायरेक्टली और ऑनेस्टली बोलना उसको बोलते हैं मेक नो बोन्स अबाउट इट, यानी कि एक्सप्रेसिंग समथिंग क्लियरली विदाउट हेजिटेशन। सी मेड नो बोन्स अबाउट हर ओपिनियन, उसने अपना ओपिनियन क्लियरली बोल दिया और ऑनेस्टली बोल दिया। तो मेक नो बोन्स अबाउट का आप कीवर्ड याद रखो, स्पीक फ्रैंकली। देन मूव हेवन एंड अर्थ, तो आप इससे ऐसा समझो कि आपने हेवन यानी स्वर्ग और धरती दोनों को हिला दिया, यानी यू मूव हेवन एंड अर्थ। तो इसमें तो मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट होगा। तो टू मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज को अचीव करने के लिए आप हर पॉसिबल एफर्ट कर दोगे। तो जैसे आप केवीएस निकालना चाहोगे या डी ट्रिपल एस बी का पेपर निकालना चाहोगे, तो उसके लिए आप हेवन और अर्थ को भी मूव करोगे। एक्सप्लेनेशन, ट्राइंग एक्सट्रीमली हार्ड टू accomplish अ गोल, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड ट्राई करना किसी गोल को कंप्लीट करने के लिए। दे मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू सेव द कंपनी, एंड यू मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू क्लियर द केवीएस पीआरटी एग्जाम। तो इसका कीवर्ड याद रखना, मेक एवरी एफर्ट। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, अब आप इसका कॉमन सेंस से जाओ कि नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, मतलब एक ऐसा इंसान है जो कैंडल को क्या बोलते हैं, हाँ मोमबत्ती, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो मोमबत्ती भी नहीं पकड़ सकता। तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत कमजोर होगा वो, है ना। ग्रेटली इंफीरियर टू समवन और समथिंग, नॉट नियरली एज गुड एज अनदर पर्सन और थिंग। दिस प्लेयर इज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू द चैंपियन, यानी ग्रेटली इंफीरियर। नॉट इन माई लाइन, नॉट रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, नॉट इन माई लाइन का मतलब होता है मेरी नॉलेज से बाहर। तो समथिंग आउटसाइड वंस प्रोफेशन और नॉलेज, मेडिकल इश्यूज आर नॉट इन माई लाइन। तो मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, वैसे सच नहीं है कि जो आर्ट्स से अपनी 12th करते हैं तो उनको मेडिसिन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। हाँ, अलग से अगर उन्हें नॉलेज है तो वो हो सकता है, पर अकेडमिकली उन्हें नहीं पता होता। तो मेडिकल इश्यूज आर नॉट इन माई लाइन, तो आउटसाइड एक्सपर्टाइज मतलब जो किसी की नॉलेज है उसके बाहर की नॉलेज, उसको बोलते हैं नॉट इन माई लाइन। देन नॉट टू मीन्स मैटर्स, टू स्पीक डायरेक्टली विदाउट हेजिटेशन। नॉट टू मीन्स मैटर्स का मतलब होता है बिना हिचकिचाए कुछ भी, मतलब जो भी है उसको डायरेक्ट बोल देना। टॉकिंग क्लियरली विदाउट सॉफ्टनिंग वर्ड्स, ही डिडंट मीन्स मैटर्स व्हाइल गिविंग फीडबैक। तो नॉट टू मीन्स मैटर्स का मतलब होता है स्पीक फ्रैंकली। On tenterhooks, in a state of suspense or anxiety, feeling nervous while waiting for an outcome, students were on tenterhooks before results. On tenterhooks का मतलब है anxious होके वेट करना किसी रिजल्ट का या किसी चीज का। प्ले गूजबेरी, टू बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन, प्ले गूजबेरी का मतलब होता है कोई अनवांटेड थर्ड पर्सन होगा। बीइंग प्रेजेंट वे टू पीपल प्रेफर प्राइवेसी है, यानी आप ऐसा मानो कि दो दोस्त बात कर रहे हैं और कोई तीसरा उनके बीच में आ जाता है तो वो प्ले गूजबेरी करेगा क्योंकि वो अनवांटेड थर्ड पर्सन हो जाएगा उन लोगों के बीच। आई फेल्ट लाइक प्लेइंग गूजबेरी ड्यूरिंग देयर डेट, तो प्ले गूजबेरी का मतलब अनवांटेड थर्ड पर्सन। रेड हेरिंग, ए मिसलीडिंग क्लू और डिस्ट्रैक्शन, रेड हेरिंग का मतलब होता है एक मिसलीडिंग क्लू या डिस्ट्रैक्शन।
समथिंग इंटेंडेड टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द ट्रूथ, यानी कोई ऐसी चीज जिसका मकसद होता है अटेंशन को डाइवर्ट करना। एग्जाम्पल, द सस्पेक्ट प्रोवाइडेड अ रेड हेयरिंग, तो रेड हेयरिंग का मतलब मिसलीडिंग क्लू। राइजिंग टू द ओकेशन, राइजिंग टू द ओकेशन का मतलब होता है परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल अंडर प्रेशर, यानी कि आप मान लो एग्जाम हॉल में गए पेपर देने और आप वहाँ पे प्रेशर आपको आ गया, थोड़ा एंजाइटी वगैरह होती है ना, तो फिर भी आपने जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आप सिलेक्ट भी हो गए, तो उसको बोलते हैं राइजिंग टू द ओकेशन। एक्सप्लेनेशन शोइंग एबिलिटी ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अच्छी एबिलिटी दिखाना यानी अच्छा परफॉर्म करना। शी रोज टू द ओकेशन ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी परफॉर्म अंडर प्रेशर, तो राइजिंग टू द ओकेशन का मतलब अंडर प्रेशर में होने के बाद भी अच्छा परफॉर्म करना। Sail close to the wind to operate near the limits of legality, taking risks that may almost break rules. The company sailed close to the wind financially. Sail close to the wind का मतलब होता है कि रिस्की एक्शन लेना। सेल क्लोज टू द wind का आप ऐसे समझो कि आप समुद्र में जा रहे हो और सामने से हवा आ रही है बहुत तेज, फिर भी आप जाए जा रहे हो, तो आप रिस्क ले रहे हो, तो सेल क्लोज टू द wind को बोलते हैं रिस्की, कोई रिस्की एक्शन लेना। सो द वाइट फेदर टू एक्ट कॉवर्डली, वाइट फेदर शो करने का मतलब होता है कावर्डली एक्ट करना। शोइंग फियर इंस्टेड ऑफ करेज, यानी कि डरपोक बन जाना। ही शोड द वाइट फेदर इन बैटल, वो लड़ाई में कायर बन गया यानी डरपोक बन गया, तो शो द वाइट फेदर का मतलब होता है एक्ट कॉवर्डली। सिटिंग ऑन द फेंस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है कोई भी डिसीजन ना लेना, तो रिमेनिंग अनडिसाइडेड, नॉट चूजिंग एनी साइड इन अ सिचुएशन। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड डिसाइड, यानी कि अलग मत बैठो और डिसाइड करो, तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है अनडिसाइडेड या कोई भी डिसीजन नहीं लेना। साउंड एंड फ्यूरी, ग्रेट एक्साइटमेंट और एंगर विदाउट रियल रिजल्ट, लॉट्स ऑफ नॉइज और ड्रामा बट नो मीनिंगफुल आउटकम, द प्रोटेस्ट वाज ऑल साउंड एंड फ्यूरी। साउंड एंड फ्यूरी का मतलब होता है फालतू की जो एक्साइटमेंट होती है, बस जिसमें मतलब ड्रामा और शोर होता है पर कोई भी अच्छा आउटकम या कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आता है, मतलब ऊपर ऊपर से बस हवाबाजी करना, तो उसको बोलते हैं साउंड एंड फ्यूरी। स्टील अ मार्च टू गेन एडवांटेज बाय एक्टिंग फर्स्ट, स्टील अ मार्च का मतलब होता है किसी अपॉर्चुनिटी को पा लेना बाय एक्टिंग फर्स्ट, गेटिंग अहेड सीक्रेटली बिफोर अदर्स एक्ट, दूसरों से पहले काम करके कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रेब कर लेना। एग्जाम्पल, द कंपनी स्टोल अ मार्च ऑन कॉम्पिटिटर्स, स्टील अ मार्च का मतलब होता है गेन अर्ली एडवांटेज। द सॉर्ड ऑफ डोमोकल्स, ए कांस्टेंट डेंजर और थ्रेट, द सॉर्ड ऑफ डेमोसल्स का मतलब होता है एक कांस्टेंट डेंजर या कांस्टेंट थ्रेट। ए रिस्क हैंगिंग ओवर समवन कॉन्टिन्यूसली, यानी किसी पे हर टाइम रिस्क रहना। डेट हंग लाइक द सॉर्ड ऑफ डेमोसाइल्स ओवर हिम, जो उस पर कर जाता वो उस पर एक डेंजर की तरह था, कांस्टेंट थ्रेट। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन टू डिस्करेज और अपोज समथिंग, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है किसी को डिस्करेज कर देना, यानी किसी अगर कोई उत्साह है उसमें कोई उत्साह है तो उसको डिस्करेज कर देना। हिज क्रिटिसिज्म थ्रू कोल्ड वाटर ऑन द प्लान, उसका जो क्रिटिसिज्म था उसने प्लान को डिस्करेज कर दिया, तो थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना। थ्रो वंस कैप इनटू द रिंग, मीनिंग टू अनाउंस वंस कैंडिडेसी और एंटर अ कंपटीशन। थ्रो वंस कैप इनटू द रिंग का मतलब होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप मान लो किसी गेम में गए हो और वहां पे खेल रहे हो और आपने अपनी रिंग जो है जो रिंग है वहां पे उसमें अपनी कैप डाल दी, तो आप मतलब किसी कंपटीशन में एंटर कर रहे हो, तो पब्लिकली डिक्लेयरिंग पार्टिसिपेशन इन अ कॉन्टेस्ट और इलेक्शन, ही थ्रू हिज कैप इनटू द रिंग फॉर द लीडरशिप इलेक्शन। थ्रो वंस कैप इनटू द रिंग का मतलब होता है खुद की कैंडिडेसी अनाउंस करना। थ्रो वंस कैप ओवर द विंडमिल, इसका मतलब होता है टू एक्ट रेकलेसली, यानी लापरवाही करना। एक्सप्लेनेशन, डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी बिना कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे बिना कुछ करना। इन्वेस्टिंग ऑल मनी ब्लाइंडली वॉज लाइक थ्रोइंग हिज कैप ओवर द विंडमिल। एक्ट रेकलेसली, टू बी इन हाई डजन, टू बी ग्रेटली ऑफेंडेड और एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। टू बी इन हाई डजन का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऑफेंडेड या गुस्सा हो जाना। शी वॉज इन हाई डजन आफ्टर द इंसल्ट, यानी जब उसकी इंसल्ट हुई तो उसके बाद उसको बहुत गुस्सा हो गया और बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई, तो इसका आप कीवर्ड याद रखना हाईली ऑफेंडेड। टू बिट वंस थंब एट समवन,
टू इंसल्ट समवन कंटेम्पचुअसली, शोइंग डिसरिस्पेक्ट ओपनली, यानी किसी की कड़ी निंदा करना। ही बिट हिज थंब एट हिज अपोनेंट, ओपन इंसल्ट, यानी टू बिट वंस थंब एट समवन का मतलब होता है ओपन इंसल्ट करना। टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, टू थिंक डीपली, टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बहुत डीपली सोचना। रिफ्लेक्टिंग सीरियसली अबाउट समथिंग, ही सेट क्वाइटली च्यूइंग द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी डीप थिंकिंग करना। To draw the long bow, to exaggerate or fabricate, telling something in an exaggerated or false manner. To draw the long bow का मतलब होता है कोई कहानी बना देना या फिर किसी कहानी को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। He was drawing the long bow about his achievements. तो वो अपनी अचीवमेंट के बारे में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहा था। तो टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है एग्जेजरेट करना किसी चीज को। To play the second fiddle, to accept a subordinate role, taking a secondary or less important position. To play the second fiddle, तो यहाँ पे second fiddle आया तो मतलब कोई जो secondary रोल लेना या फिर जो less important position है उसको accept कर लेना। तो she refused to play second fiddle in the project. उसने secondary रोल लेने से मना कर दिया प्रोजेक्ट में। तो to play the second fiddle का मतलब होता है subordinate role. टू सेंड टू कोवेंट्री, टू सोशली एक्सक्लूड समवन। टू सेंड टू कोवेंट्री का मतलब होता है यानी किसी को सोशली एक्सक्लूड कर देना, किसी को समाज से ही बाहर निकाल देना। इग्नोरिंग समवन डेलिबरेटली इन सोशल सिचुएशंस, दे सेंट हिम टू कोवेंट्री आफ्टर द आर्गुमेंट। जब उनकी उससे आर्गुमेंट हो गई तो उन्होंने उसको कोवेंट्री भेज दिया, यानी सोशल सिचुएशन से ही अलग हटा दिया। तो टू सेंड टू कोवेंट्री का मतलब होता है किसी को सोशली बायकॉट कर देना। टू सप विद द डेविल, टू एसोसिएट विद इमोरल और डेंजरस पीपल। टू सप विद द डेविल का मतलब होता है यानी कि कोई बुरा इंसान है उसके साथ दोस्ती रखना, उसको बोलते हैं टू सप विद द डेविल। कोलैबोरेटिंग विद समवन अनट्रस्टवर्दी, ही सप्स विद द डेविल फॉर पर्सनल गेन। वो अपने पर्सनल गेन के लिए बुरे लोगों के साथ रहता है, उनके साथ दोस्ती करता है। तो टू सप विद द डेविल का मतलब होता है जो बुरे लोग हैं उनके साथ एसोसिएट होना। टॉ द लाइन, टू ओबे रूल्स स्ट्रिक्टली। टॉ द लाइन का मतलब होता है कोई भी जो रूल्स होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली, यानी कि जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। एम्प्लॉयज मस्ट टॉ द लाइन, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो रूल्स हैं उनको ओबे करना चाहिए। तो टॉ द लाइन का मतलब रूल्स को ओबे करना। टूथ एंड नेल विथ फुल फोर्स और डिटर्मिनेशन। टूथ एंड नेल का मतलब होता है फुल फोर्स के साथ या फुल डिटर्मिनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन फाइटिंग और स्ट्रगलिंग यूजिंग ऑल एफर्ट, मतलब कोई आप स्ट्रगल कर रहे हो जैसे आप केवीएस की या DSSP की तैयारी कर रहे हो तो आप टूथ एंड नेल दोनों का यूज कर रहे हो, यानी कि अपना फुल डिटर्मिनेशन लगा रहे हो उसकी तैयारी में। तो दे फॉट टूथ एंड नेल फॉर विक्ट्री, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दे फॉट टूथ एंड नेल फॉर एग्जाम्स विथ फुल एफर्ट। तो टूथ एंड नेल का मतलब होता है विथ फुल एफर्ट। विसल इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में सीटी बजाना। टू प्रेटेंड ब्रेवरी वाइल फीलिंग अफ्रेड, इसका विसल इन द डार्क का मतलब यही होता है कि जब कोई अफ्रेड वाली यानी जब कोई डर रहा होता है तो तब भी वो प्रेटेंड करता है कि वो डर नहीं रहा। तो एक्टिंग कॉन्फिडेंट टू हाइड फियर, डर को छुपाने के लिए बाहर से कॉन्फिडेंट फील करना। ही वॉज विसलिंग इन द डार्क ड्यूरिंग द क्राइसिस। विसल इन द डार्क का मतलब होता है डर को छुपाना और कॉन्फिडेंट दिखाना बाहर से। वॉन हिज लॉरेल्स, टू अचीव फेम और डिस्टिंक्शन। वॉन हिज लॉरेल्स का मतलब होता है कि फेम या डिस्टिंक्शन को अचीव कर लेना, यानी कि फेम अचीव कर लेना। गेनिंग ऑनर थ्रू सक्सेस, द साइंटिस्ट वॉन हिज लॉरेल्स थ्रू रिसर्च। तो वॉन हिज लॉरेल्स का मतलब होता है फेम को अचीव करना। राइटिंग ऑन द वॉल, ए क्लियर वार्निंग ऑफ फ्यूचर ट्रबल। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है फ्यूचर में कोई ट्रबल होने वाली उसकी क्लियर वार्निंग देना। एन ऑब्वियस साइन दैट समथिंग बैड विल हैपन, ऐसा कोई ऑब्वियस साइन कि कुछ बुरा जरूर होगा। द कंपनी इग्नोर द राइटिंग ऑन द वॉल, तो राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है वार्निंग साइन। ह्यूमन सर्विस, एक्सेप्शनली लॉयल एंड वैल्यूएबल सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट सर्विस। द वॉलंटियर्स रेंडर्ड ह्यूमन सर्विस, जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने एक्सीलेंट सर्विस दी। आज के लिए इतनी ही, और एंड आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। एंड आप प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, और अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी आप बता देना।